फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, परंतु प्रसा 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 के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेनाएं भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में किसने नेशनल असेंबली ने क्या क्या, देखो, नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। अप्रैल 1792 में, जब तक इन्हें ये योजना बना रहे थे और ये इस योजना पर अमल करते, पहले अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एक तो प्रसा और प्रसा के साथ ऑस्ट्रिया के साथ क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी और प्रस्ताव पारित हो गया। घोषणा का क्या हो गया था, प्रस्ताव पारित कर दिया था। प्रांतों में हजारों स्वयंसेवी सेनाओं में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। किसके रूप में लिया, जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने थे। उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यही गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने भी पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया। क्या हो गया इस गाने का नाम, मार्सिले। मार्सिले मार्सिले हो गया इसका गाने का नाम। जब वो कूच कर रहे थे तो कूच करते समय भी स्वयंसेवी इसको गा रहे थे, इसलिए इस गाने का नाम क्या हो गया, मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ये किसका राष्ट्रीय गान है, फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ये क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों पर आ गई। देखो, सारे पुरुष तो कहां चले गए, सारे पुरुष तो युद्ध में चले गए। अब सारे पुरुष युद्ध में चले गए तो भाई घर का काम धंधा और पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, तो कौन करता, तो सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई, सारी जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर पड़ी। देश की आबादी एक बड़े हिस्से का एक ऐसा लगता है कि क्रांति के सिलसिले को आग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। किसको, अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। राजनीतिक क्लबों में जमा करके क्या है, सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब, कौन सा क्लब, जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अंग बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी क्लब बना लिए। जैकोबिन क्लब में सदस्य मुख्यतः समाज के
कम समृद्ध हिस्से से आते थे। किससे आते थे? कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, घड़ी ठीक करने वाले, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता कौन था? इन सबका नेता कौन था? मैक्समिलियन। कौन था? मैक्समिलियन। इनका नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर। रोबे रोबेस्पियर। ये इनका नेता था। और जेकोबियों ने एक बड़े वर्ग में गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, क्या बोलेंगे उसको? ब्रीचेस। ब्रीचेस परिधान है। क्या है? परिधान। ब्रीचेस, पतलून पहनने का निर्णय लिया था ना, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि फैशन प्रस्त वर्ग, खास तौर पर कौन से? खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस को बोलेंगे घुटन्ना। क्या बोलेंगे? शॉर्ट पैंट है। घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। क्या था? समाप्ति के ऐलान का तरीका था ये पहनने के लिए। ठीक है, इसलिए जेकोबियन को सो कुलात के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सो कुलात। सो कुलात। जेकोबिनियों को जो है, जेकोबिनों को किस नाम से जाना जाता था? सो कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। क्या नाम, अर्थ क्या होगा शाब्दिक अर्थ? बिना घुटनने वाले। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। क्या होगा? बिना घुटनने वाले। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जेकोबिनों ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या किया? देखो, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर क्या कर दिया? धावा बोल दिया। ट्यूलेरिये का क्या एक महल है, और उस पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में अंसेबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे उनके पास संपत्ति ना हो, ठीक है, मतदान का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन के नाम दिया गया। जो नवनिर्वाचित असेंबली थी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन। जो नई असेंबली थी उसको क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। राजशाही नहीं है। लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। इस लुई सोल्वे को देशद्रोह के आरोप में क्या किया? मौत की सजा सुना दी भाई। मौत के घाट उतार दिया जाए। लुई सोल्वे को कहां उतार दिया जाए? मौत के घाट उतार दिया जाए।
और लुइस होलवे ने देखो क्या किया, सजा सुना दी उसको तो। और 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुइस होलवे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। जल्द ही रानी मैरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, उसको भी फांसी दी गई। अब ये देखो आतंक काल का युग रहा। फांसी हो गई, इसका क्या हो गया, काल खत्म हो गया, आतंक काल। इसका आतंक काल क्यों रहा? 1793 से 1794 तक के काल को क्या कहा जाता है? आतंक का युग कहा जाता है, आतंक का युग। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से सहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया? उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। किस पर? गिलोटीन। गिलोटीन पर चढ़ाकर सर कलम कर दिया जाता है। गिलोटीन देखो क्या होता है। गिलोटीन मैं बता रहा हूं बच्चे, धैर्य रखो। देखो जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाई है, बाद में तो अवशेष ही बनना है। आगे बढ़े। देखो गिलोटीन क्या होता है। दो खंभों के बीच लटके आरे वाली मशीन होती है। ये दो खंभे होते हैं, उसके बीच में क्या एक आरा मशीन लटकी होती है, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटीन के नाम पर पड़ा। इस का जो आविष्कार किया था वो डॉक्टर गिलोटीन ने किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी थी। गोश्त और पाव रोटी, मांस और पाव रोटी की रशनिंग कर दी थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की कीमतों पर बेचने के लिए क्या कर दिया? बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी। कौन सी रोटी? समता रोटी। समता रोटी अनिवार्य, समता रोटी का खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। क्लियर हुई बात? महाशय एवं मदाम महोदय, महाशय किस? महाशय, महाशय और महोदया, महाशय और महोदया, ये क्या है? नागरिक। जैसे हम कहते हैं ना महोदय नमस्कार, है ना, महाशया। के स्थान पर अब सभी क्रांतिकारी पुरुषों एवं महिलाओं को क्या कहा जाने लगा? सितोयेन। अब क्या कहा जाने लगा इनके स्थान पर? हाँ, सितोयेन। क्या बोलेंगे उसको? सितोयेन। क्या होगा? सितोयेन। सितोयेन। पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन, नागरिक एवं सितोयेन। बस इस पे जो है ये एक की मात्रा हटा के बड़ी की मात्रा लगा देना। नागरिका, नागरिक और नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा।
चर्चों में बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरिक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उन्होंने उनके जो समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। त्राही माम क्या, त्राही माम, जैसे कि आपने सीरियल देखा होगा ना, उसमें नारद जी जब जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु भगवान के पास, जब देवता और असुर में युद्ध होता है, बात बात पे क्या, देवता और असुरों का 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा, है ना। देवता और असुरों का 36 का आंकड़ा रहा है, तब उनसे कुछ ना कुछ करते फिर, और फिर उस जो है देवता कहाँ जाते हैं, त्राहिमाम, भगवान शंकर के पास जाते हैं, त्राहिमाम, विष्णु के पास जाते हैं, त्राहिमाम, ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं, त्राहिमाम। तो ऐसे यहाँ पर त्राही ताही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अगले ही दिन सपाचट, है ना। ये थोड़ी आज की तरह थोड़ी पहले उस पे FIR होगी, फिर जांच होगी, फिर वो कोर्ट जाएगा, फिर तारीख पे तारीख लगेगी, ठीक। फिर वो 10 साल 20 साल 15 साल में उसको जो सजा सुनाई जाएगी, सजा क्या होगी, 5 साल की है, 6 साल की, 7 साल की। दोषी पाया और गिलोटीन पर चढ़ा दिया। जेकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबकों के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। क्या? 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था, और इन परिषदों में 5 सदस्य वाली जो विधान परिषद थी, विधान परिषद क्या प्रावधान था, 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था, और इनमें 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। कितने सदस्यों वाली? 5 सदस्यीय, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। और इस प्रावधान के जरिए जेकोबियनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था, और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग भी क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे। इन मूल्यों में आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी क्या किया गया, प्रेरित किया गया।